निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, साथ के साथ आप भी आंसर देने की कोशिश करना। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, नजर डालिए। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं, यानी परिवार से अपनी एक अलग दूरी बनाते हैं, एक अपनी पहचान बनाते हैं, परिवार से विस्थापित कर लेते हैं अपने आप को, और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं एवं लक्ष्य को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो आपको बताना है वो कौन सी यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेज है। ठीक है, तो डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेज है, विकास की जो अवस्थाएं है, कौन सी अवस्थाएं होगी? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरा अवस्था? बताइए इनमें से सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखोगे तो जो बच्चा है तो यहाँ पर वो परिवार से दूरी बनाकर क्या किसकी ओर बढ़ता है? परिवार से दूरी बढ़ाकर वो बढ़ता है स्वायत्तता की ओर। किसकी ओर? स्वायत्तता की ओर, यानी कि ऑटोनोमी की ओर बढ़ता है। किसकी? ऑटोनोमी की ओर वो बढ़ता है, यानी कि खुद की अपनी एक पहचान बनाने की ओर बढ़ता है। किसकी? खुद की एक पहचान बनाने की ओर बढ़ता है। ठीक है, खुद की एक पहचान बनाने की ओर वो बढ़ता है। तो यानी जब बच्चा अपनी एक पहचान बनाने की ओर बढ़ता है, अपनी पहचान में कंफ्यूज रहता है, भ्रमित रहता है अपनी पहचान को लेकर कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मुझे अब अपनी खुद की एक पहचान बनानी चाहिए, भविष्य में कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं चलती है बच्चे के माइंड के अंदर, तो ये सब चीजें चलती है जब वो रहता है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था के अंदर, जब लगभग वो 12 साल से लेके 18 साल तक का रहता है। यानी जब हम उसको किशोर कहेंगे, ज्यादा अच्छी टर्म उसके लिए यूज हो रहेगी। किशोर जब वो हो जाता है तो तब वो ऐसा करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी की बात हो रही है, पहचान की बात हो रही है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था विकास की अवस्थाओं के अंदर जो आपके एरिक्सन हुए तो उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था को आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था कहा था। ठीक है, यानी पहचान की भ्रांति बनी रहती है। जो किशोर रहते हैं उन वो बड़े भ्रमित रहते हैं इस अवस्था के अंदर कि हमको आगे चल के क्या करना है। घर वाले कहते हैं आपको ये कोर्स करना चाहिए, इस कोर्स में आगे संभावना है। बच्चा कहता है, किशोर कहता है नहीं मुझे तो ये काम करना है, मेरी तो पसंद का ये काम है, मेरा तो इंटरेस्ट इस चीज में। तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बड़ी भ्रांति रहती है उनको अपनी पहचान के लिए। वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं भी आगे जाके कुछ बनूं, अपना करियर बनाऊं, कुछ और किसी चीज के अंदर बनूं, बट वो ऐसा कर नहीं पाते, कंफ्यूजन भरी रहती है उनके माइंड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो वो पहचान के अंदर जो भ्रमित रहते हैं, फिर वो सजेशन लेते हैं, फिर अपने दोस्त यार से सजेशन लेते हैं। क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो बच्चा रहता है वो परिवार वालों की नहीं सुनता, ज्यादातर वो किसकी सुनता है? अपने दोस्त यारों की ज्यादा सुनता है। किसकी सुनता है? वो अपने दोस्त यार की ज्यादा सुनता है। ठीक है, अगर वो राय लेगा या कोई बात सुनेगा, सजेशन लेगा, तो अपनी फैमिली की, परिवार वालों की ज्यादा नहीं सुनेगा, अपने दोस्त यारों की ज्यादा सलाह लेगा। अब उसके दोस्त यार भी खुद ही स्टेज के अंदर रहते हैं, वो बेचारे खुद कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो दोस्त यार की सलाह लेगा या उसके जो और दूसरे वाले दोस्त है, ठीक है, यानी जो उसके जो साथी रहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में वो क्या बनाना शुरू कर देता है? साथी बनाना शुरू कर देता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप लोग GF BF वाला बोलते हो। क्योंकि इसी स्टेज के अंदर, किशोरावस्था के अंदर कौन सा दिन देखने को मिल जाता है? इसी के अंदर आपका विषम लिंगी आकर्षण देखने को मिलता है। कौन सा? विषम लिंगी आकर्षण इस स्टेज के अंदर देखने को मिल जाता है। यानी कि जो लड़का होता है वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो लड़की होती है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो वे ये विषम लिंगी आकर्षण देखने को मिल जाता है। क्योंकि जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन के अंदर जो चेंज आना शुरू हो जाता है वो आपका किशोरावस्था के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो घर वाले कहेंगे कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए, उसके दोस्त यार कहेंगे ये करना चाहिए, तो दोस्तों की ज्यादा सुनेगा। आपने इस स्टेज के अंदर एक चीज देखी होगी, शायद आप लोगों में से किसी के साथ हुई होगी। मान लो अगर किसी के दोस्त यार ने ये कहा, और खासकर इस वाले दोस्त यार ने, ठीक है, वो अपने वो वाले दोस्त यार की बात नहीं कर रहा, इस वाले साथी वाले दोस्त यार ने कहा कि चलो कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि चलो ठीक है घूमने जाते हैं। फिर आपने अपनी पॉकेट देखी, जेब देखी, यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर पैसे किससे मांगोगे? पैसे मांगते हो और आप अपने परिवार वालों से कि पापा पैसे दे दो। अब पापा कहेंगे किस लिए चाहिए? अब बता तो सकते नहीं हो कि भाई हमें अपने साथी को घुमाने जाना है। फिर आप बहाने बताते हो कि कॉपी लानी है, किताब लेकर आनी है। ठीक है, बहाने बताते हो। तो पापा पैसे नहीं देते, कल ही तो लाए, तब तो पकड़े जाते हो। फिर आप क्या काम करते हो? फिर करता है बच्चा, किशोर करता है, चोरी करता है, या फिर उल्टे सीधे और झूठ बोलता है, या कुछ और नई तिगड़मबाजी अपनाता है, और फिर जाके पैसों का जुगाड़ करके अपने साथी को
कहीं घुमाने ले जाता है, मूवी दिखाता है, जो भी एक्स काम करता है। तो एक चीज यहाँ पर किशोरावस्था के अंदर यहीं पर देखने को मिलती है, क्रिमिनल टेंडेंसी की जो भावना विकसित होती है। किसकी? जो क्रिमिनल टेंडेंसी की जो भावना विकसित होती है ना, क्रिमिनल टेंडेंसी की जो भावना विकसित होती है ना, भी इसी स्टेज के अंदर विकसित होती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल को मारने वाले जो होते हैं ना, वो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे किशोर होते हैं, वो मार देते हैं, उन्हें डर नहीं रहता। एक तो जुवेनाइल कोर्ट के अंदर जाएंगे, वैसी उनको सजा कम मिलेगी। जज साहब छोड़ देते हैं, अरे यार ये तो वैसे 18 साल का है, उससे कम का है, तो चलो छोड़ देते हैं। फिर उन्हें डर नहीं रहता किसी भी बात का भी। क्यों? क्योंकि बड़े मोटिवेट रहते हैं वो, क्या आगे जाकर उनको गैंगस्टर बनना है, क्योंकि यही से उनकी शुरुआत हो जाती है। इसलिए किशोरावस्था को बड़ा नाजुक माना गया है, यही से बच्चे की नींव का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए इस स्टेज के अंदर अगर बच्चा ऐसा पैसा मांगे तो आराम से बैठ के शांत कर लेना कि हाँ भी किस लिए चाहिए, अच्छा साथी के लिए चाहिए, चलो एक काम करो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ में। मतलब इस तरीके का कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों के साथ में, एडोलसेंस के साथ में, ठीक है। आपके साथ में नहीं, क्या होगा, किसी घर वालों ने दे के चप्पल ही मारी होगी, ठीक है। तो समझ जाना, अगर आपने इस तरीके से अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं करा, बात नहीं करी, तो क्रिमिनल टेंडेंसी की भावना उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। आगे जाके बच्चा कहेगा, देख नथुराम तुमने हमारे साथ नहीं करा, तो अब समझ जा, वरना ये रहा घोड़ा, और फिर हम तुझको बता देंगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा भी यहाँ परिवार से क्या काम कर रहा है, परिवार से स्वायत्तता की ओर बढ़ रहा है, यानी परिवार से ऑटोनोमी की ओर बढ़ रहा है, खुद की एक पहचान बनाना यहाँ पर चाह रहा है जो अच्छा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और कोई इसको सीरियस मत लेना, कभी सोचे कि हाँ भाई अब हम भी अपनी खुद की पहचान बनाएंगे। अपनी खुद की पहचान टीचर बन के भी बना लो, IAS IPS बन के बना लो, कभी ये यही वाली पहचान बनाओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमित क्षेत्र को देखा जाए। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में, हिंदी की जगह अजर्सन यहां पर दिया हुआ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इट इज इंपोर्टेंट टू लुक एट द रेंज रेदर देन स्पेसिफिक एज टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। यहां पर कहा गया है कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो बच्चे का जो शारीरिक विकास है, तो शारीरिक विकास की रेंज को देखा जाए, ठीक है, बजाय उसके किसकी, उसकी स्पेसिफिक एज को। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, चाहे उसकी हाइट का हो रहा है, वेट का हो रहा है, ठीक है, तो उसकी रेंज को देखा जाए कि कितनी रेंज बढ़ रही है, ठीक है, हाइट की कितनी बढ़ रही है, वेट की कितनी बढ़ रही है, ना कि उसकी स्पेसिफिक एज को देखा जाए कि इस एज के अंदर कितना बढ़ रहा है, इस एज के अंदर कितना कम हो रहा है, एज के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो यानी अजर्सन यहां पर उसने दे दिया, बिल्कुल सही दे दिया। तर्क इसमें यह दिया है कि बच्चों की वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। बिल्कुल सही बात है। जब मैंने आपको चैप्टर के आपको इंपोर्टेंट ये वीडियो बताई थी, तब मैंने उसको अंदर आपको विकास के सिद्धांत बताए थे। तो एक होता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विकास सभी का कैसा होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग होता है। किसी का ज्यादा होता है, कम होता है, ठीक है, क्योंकि सभी के इंटरेस्ट और एटीट्यूड और सभी का अटेंशन, सभी का IQ लेवल अलग अलग होता है। तो विकास भी कैसा होगा, सभी का विकास भी अलग अलग होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। उसी प्रकार से जो वृद्धि होती है, वृद्धि के अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। किसी की हाइट अलग होगी, किसी का वेट अलग होगा। क्या सभी की हाइट वेट एक होगी? जी नहीं, सभी की हाइट वेट भी अलग अलग होगी, ठीक है, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इन दोनों फैक्टर का प्रभाव पड़ता है आपके विकास के ऊपर भी और आपकी ग्रोथ के ऊपर भी, यानी वृद्धि के ऊपर भी। तो जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव इन दोनों के ऊपर पड़ता है, तो ये दोनों भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो यानी कि ये तर्क भी इन्होंने सही दिया है, तो आंसर दोनों ही सही हो जाएंगे। और आर सही व्याख्या कर रहा है यहां पर ए की, ठीक है, आर सही व्याख्या कर रहा है किसकी, यहां पर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं। आज आपको मेरी आवाज थोड़ी कम लग रही होगी, उसकी वजह यही है भाई, जो थोड़ी सी मेरी 2 दिन से एनर्जी लो है, ठीक। इसका कुछ इलाज हो तो बताना। ये नींद अगर किसी को पता हो तो, ये क्यों मतलब ऐसा हो रहा है, नींद बार बार आने की वजह क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चा केंद्रीयता, यानी यहां पर बात हो रही है आपके सेंट्रेशन की बात हो रही है। कहा गया सेंट्रेशन, सेंट्रेशन की बात हो रही है कि सेंट्रेशन की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं।
अब आपको पता होगा कि सेंट्रेशन क्या होता है, केंद्रीयता क्या होती है। सेंट्रेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज की एक विशेषता पर ध्यान दें, सिर्फ किस पर, जब हम किसी चीज की, किसी वस्तु की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दें तो वो होता है आपका सेंट्रेशन होता है वो आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में मोबाइल फोन है, तो अगर मैं मोबाइल फोन की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दूं, जैसे अभी इसमें आपके कमेंट शो हो रहे हैं, तो सिर्फ मैं कमेंट पढ़ने के लिए अगर इसका यूज करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रेशन हो जाएगा। बट मुझे एक बात बताइए, मोबाइल फोन का यूज तो और काफी चीजों के लिए यूज किया जाता है। मोबाइल फोन से हम कॉल करते हैं, मोबाइल फोन का हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, मोबाइल फोन से आप लोग यूट्यूब यूज करते हैं, मोबाइल फोन से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल फोन का और भी बहुत यूज है, तो मोबाइल फोन का तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं ना, तो खाली एक यूज तो होता नहीं है। तो आपका जब एक चीज के एक से ज्यादा यूज हो, मल्टीपल यूज हो सके, एक से ज्यादा विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सके, तो वो आपका क्या हो जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका डिसेंट्रेशन, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फिर आपका डिसेंट्रेशन, उसको कहा जाता है। बट क्वेश्चन में इसने पूछा है सेंट्रेशन, कि सेंट्रेशन को पार करके, यानी सेंट्रेशन की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। अब देखिए जो आपका सेंट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, ये बच्चा जो करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जब बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, तब ये बच्चे को नहीं आता है। लेकिन जैसे ही बच्चा आपका कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर पहुंचता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर पहुंचता है, तो सेंट्रेशन का गुण बच्चे के अंदर ही डेवलप हो जाता है, यानी कि विकसित हो जाता है। यानी फिर बच्चा बता देगा कि जैसे मान लीजिए बच्चे के हाथ में फोन दिया, तो बच्चा क्या काम करता है, छोटा बच्चा, तो बच्चा इसके अंदर पूरे टाइम यूट्यूब चलाता रहता है। आपके घर में बच्चा होगा ना, उसको मोबाइल दे दो, सिर्फ यूट्यूब ही यूट्यूब चलाएगा, यानी मोबाइल फोन का यूज सिर्फ यूट्यूब के लिए करेगा। या फिर कोई बच्चा ऐसा होगा सिर्फ गेम खेलेगा और उसको मोबाइल फोन का कुछ यूज नहीं करना आता, ना ईमेल देखना, कॉल वगैरह XYZ कुछ नहीं आता। लेकिन जैसे ही बच्चा आपका कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर पहुंचता है, 7 साल से लेकर 11 साल तक का होता है, तो वो बच्चा लगभग इसके सारे प्रयोग करना सीख जाता है, ठीक है। तो यानी उसको यहां पर सेंट्रेशन के प्रोसेस से उबरकर डिसेंट्रेशन का प्रोसेस आ जाता है, यानी सारी चीजें करना वो बच्चा सीख जाता है और अपना तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में, यानी एक इंक्लूसिव क्लासरूम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। समावेशी कक्षा क्या कहती है, एक ऐसी क्लासरूम जहां पर सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए बिना उनमें किसी भेदभाव के, ठीक है। चाहे बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि का रहा हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग का हो, अगले वर्ग का हो, कैसे का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बच्चा दिव्यांग हो, चाहे बच्चा सामान्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सभी बच्चों को एक साथ में एक समान संसाधनों के साथ समान एजुकेशन हमको देनी है। इस बात को कहता है आपका समावेशी कक्षा, इस बात को कहता है। तो इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। विद्यालय पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चे सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाए, बिल्कुल नहीं, प्रतिबंधित तो रख नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सभी बच्चे आपस में एक साथ रह के चीजें सीख सके, ठीक है। तो इसको प्रतिबंधित नहीं रख सके। समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा, समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। समावेशन से किसी भी बच्चे की जो शिक्षा होती है ना, उसमें कभी रुकावट आ ही नहीं सकती, उससे बढ़ तो सकती है जो शिक्षा होती है, रुकावट कभी नहीं आ सकती, आगे पढ़ने की इसकी जरूरत है ही नहीं। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है, ठीक है। इसको देख सकते हैं कि समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है, ये अभी तक ठीक है भाई आपका, ठीक। समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से ही संबंधित होता है, क्योंकि समावेशन से केवल वो ही लाभान्वित होते हैं, जी नहीं, समावेशन से आपके सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। इस बात की आपकी बात जो मैंने अभी समझाई, चाहे बच्चा सामान्य हो, दिव्यांग हो, XYZ कैसा भी बच्चा हो, ठीक है। तो आंसर नंबर इसमें थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा कि उनकी पृष्ठभूमि क्षमताओं कैसे भी हो, विद्यालय में सभी को संबोधित किया जाना है। आंसर नंबर थर्ड यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए ये क्वेश्चन आज ही मैं करा रहा था पेड क्लास वाले बच्चों को, ठीक है, और यहीं पर आ गया आज, ठीक। आज
चैप्टर करा रहा था एक उनको, ठीक। तो वहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन पहली बार आया, पहली बार मतलब सीटेट में ही पहली बार आया, उनने इससे पहले क्वेश्चन नहीं आ रहा था। बेसिकली ये जो टर्म आ रही है ना, मतलब ये जो कंसेप्ट आया, ये तो पहली हमेशा पूछा जा रहा है, बट ये एक अप्रोच आई पहली बार। कौन सी अप्रोच है? देखिए, जब शिक्षक के डब्ल्यूएल अप्रोच, ये अप्रोच पहली बार सीटेट में पूछी गई, ठीक है। क्या अप्रोच होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये अप्रोच बेसिकली होती क्या है। इस अप्रोच के बारे में जान लीजिए। और यहां पर पूछा गया जो अप्रोच है, ठीक है, इसको विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं? अभी बताता हूं ये क्या होती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि तो वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो आपको बताना है जो अप्रोच है जिसके बारे में अभी आप नहीं जानते बट अभी जान जाओगे, तो ये किसको बढ़ावा दे रही है? मेटाकोग्निशन को, आदि संज्ञान को, जिसको परसंज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखने को, अनुकरण को, या फिर अनुबंधन को। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं ये जो आपकी KWL अप्रोच है, कौन सी? जो ये आपकी KWL अप्रोच है, ठीक है। ये आपकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंदर अप्रोच चलती है, जहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए इस अप्रोच का यूज किया जाता है। अब देखिए, KWL अप्रोच के अंदर जो आपका K होता है, K आपका होता है नो, W होता है वांट टू नो, W होता है आपका वांट टू नो, L होता है आपका लर्न, ठीक है। ये आपका इसकी बेसिकली पूरी फुल फॉर्म होती है। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग समझिए तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इस अप्रोच के अंदर जब हम बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हैं या बच्चों को कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो एक टेबल इस प्रकार की बनाई जाती है, ठीक है। अब देखना इसके अंदर क्या होता है। के का मतलब होता है जो आपका नो है, कि कोई पाठ पढ़ाने से पहले, ठीक है, बच्चे ने क्या जाना, ठीक है। नो का मतलब होता है पढ़ाने से पहले बच्चे ने क्या जाना। मैंने आपको आज जैसे सीडीपी की 3rd क्लास में आपको करा रहा हूं, बट कराने से पहले देखना कि कंटेंट पढ़ाने से पहले आप लोगों ने क्या जाना। कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने जाना ही होगा। यानी यहां पर बात हो रही है प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात हो रही है, यानी यहां पर आपके बात हो रही है पूर्व ज्ञान की बात हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप लोग पहले से इसके बारे में जरूर जानते होंगे, जो आज यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, जैसे जीन प्याजे वगैरह, या सीडीपी के क्लास 3rd की बात मैंने आपको बता दी, तो आप लोग समझ गए कि सीडीपी का आज क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग समझ गए कि सीडीपी के कौन कौन से पर्टिकुलर चैप्टर पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर, ठीक है। वांट टू नो, वांट टू नो मतलब जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, जो टीचर द्वारा चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आप लोगों ने क्या जाना, ठीक है। चैप्टर को पढ़ाने के बाद, यानी जब ये क्लास 3rd कंप्लीट हो जाएगी, इसको पढ़ाने के बाद आप लोग क्या जान पाओगे, ठीक है। तो ये होता है वांट टू नो। और तीसरा होता है लर्न, ठीक है। लर्न का मतलब जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आप लोग क्या जान गए, यानी जब ये आप पूरी क्लास खत्म कर लोगे, और पूरी क्लास खत्म करने के बाद तब आपको पता लगेगा कि भाई हम तो ये चीज जान गए, ये आज नए क्वेश्चन भी देखने को मिले, यार आज तो हमको एक नई अप्रोच KWL अप्रोच भी देखने को मिल गई। तो ये जो आप लोगों की KWL अप्रोच है, इस KWL अप्रोच से कौन सी स्किल को बढ़ावा मिल रहा है? मेटाकोग्निशन को। जी हाँ, मेटाकोग्निशन को इससे बढ़ावा मिलेगा। मेटाकोग्निशन के अंदर क्या होता है? मेटाकोग्निशन के अंदर होता है जब आदमी अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है। क्या करता है? जब आदमी अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो आपका मेटाकोग्निशन होता है। अब बेसिकली आप लोग क्या काम कर रहे हो? आप लोग अभी सोच रहे हो यार चलो एक नया क्वेश्चन आज आ गया, ठीक है, और क्या पता और भी नए क्वेश्चन आ जाए। इस तरीके से आप लोग एक एस्पेक्ट के बारे में सोचते सोचते कि यार सीडीपी के अंदर जैसे एक नया क्वेश्चन आया तो ऐसे और भी क्वेश्चन और सब्जेक्ट के अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हमको सभी की तैयारी करनी है, तो एक सब्जेक्ट के बारे में सोचते सोचते आप लोग सारे सब्जेक्ट के बारे में सोच गए, तो आपका मेटाकोग्निशन होता है। जब आप अपनी एक चीज के बारे में सोचते सोचते और सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, तो आपका मेटाकोग्निशन होता है। तो KWL अप्रोच के अंदर भी तो आप लोग ये सोच रहे हो कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा, क्या सीख पाएंगे, या इससे पहले क्या मतलब हम सीखना चाहते हैं। तो आपका KWL अप्रोच, इससे आपकी मेटाकोग्निशन की स्किल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी भाई आपकी, क्योंकि यहां पर भी तो आप लोग क्या काम कर रहे हो? थिंकिंग कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो। यहाँ पर आप लोग क्या यहाँ पर आप जो यहाँ पर कोई चीज आप याद कर रहे हो? जी नहीं। ये चीज याद कर रहे हो? नहीं। यहां पर आप लोग सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, याद नहीं कर रहे। क्या यहां पर आप इमिटेशन कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो? कॉपी नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो। क्या यहां पर अनुबंधन है? अनुबंधन भी कोई नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, कि जो आपकी इस अप्रोच के द्वारा सही बैठेगा, ठीक है।
चलिए, ऐसे ऐसे नए क्वेश्चन मैं आपके इंक्लूड करता रहूंगा, जो जो नए क्वेश्चन आते रहेंगे। अब बेसिकली ज्यादा नहीं थे जो नए क्वेश्चन थे, पिछली बार सीटेट के अंदर बहुत कम नए क्वेश्चन थे, बट मैं उनको आपको करा दूंगा सारे को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सामने स्क्रीन पर, इसके ऊपर देखिए। ठीक है भाई, हाँ मैं कराऊंगा भाई। देखिए, सोमवार से मैं आपके दूसरे चैप्टर भी कराऊंगा, ठीक है। आज और कल रुक जाओ, ये थोड़ा सा मेरी नींद उतर जाए मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बहुत नींद आई जा रही है। ये मेरी नींद से उतर जाए 1-2 दिन के अंदर, फिर मैं आपको मंडे से दूसरे जो सब्जेक्ट है फिर उनके भी मैं आपको कराऊंगा चैप्टर, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए। अगला अगला क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कोलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? देखो यहाँ पर कौन सा पूछा हुआ है आपका, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन पूछी है। कौन सी वाली स्टेज है ये वाली आपकी, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। जैसे को तैसे को, टिट फॉर टैट, ठीक है। जैसा तूने मेरे साथ करा वैसा मैं तेरे साथ करूंगा, ठीक है। अब मुझे सोने का मन कर रहा है तो मैं चाहता हूं तुम लोग भी सब सो जाओ, ठीक है। और कोई भी अभी वीडियो ना देखे, सीबीएसई वाले भी सो जाए, ठीक है ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई आपका। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का अगर कोई टिफिन चुरा लेता है, दूसरा बच्चा भी उसकी चीज चुरा लेगा। छोटे बच्चे के कोई थप्पड़ मार देगा, छोटा बच्चा भी उसको थप्पड़ मार देगा। तो छोटा बच्चा जो नैतिकता दिखाएगा सामने वाले के अकॉर्डिंग नैतिकता दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो आपका 3 लेवल होते हैं उसमें जो आपका पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल लेवल। तो प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं रहती, ठीक है। क्या रहती? बच्चे के अंदर आपकी नैतिकता नहीं पाई जाती, जो लगभग 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है टिट फॉर टैट की जो आपकी स्टेज रहती है, जैसे को तैसे तैसे की अवस्था रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करता है इस चरण में वो, इसमें वो व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है। क्या काम करता है वो? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा, अपनी पर्सनल नीड को सेटिस्फाई यहां पर करता है, ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते बाप के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक है भाई, लगे हुए हो। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आ गया स्क्रीन पर। वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, देखो इसलिए कहता हूं इंग्लिश में कभी कभी नाम याद कर लिया करो। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक प्रकार का डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर पेपर के अंदर भी बहुत पूछा गया है, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बच्चा अपना एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है। यानी कह सकते हो उसके अंदर बहुत ज्यादा आवेगशीलता देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत ज्यादा आवेग के अंदर वो रहता है, ठीक है। जैसे मैं कहता भी हूँ कि अभी कुछ बच्चों को जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स के अंदर लगे पड़े हैं कि आज तो सर जी लगे पड़े हैं। जैसे वो परसों क्लास में कौन था, वो राजकुमार था। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था और वो मैसेज कर रहा था कि मुस्कान ऑनलाइन आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। वो लगा पड़ा था कमेंट बॉक्स में करने में, ठीक है। तो अगर वो उसको रोका नहीं जाता तो भाई उसके अंदर ये वाला विकार आ जाता। तो राजकुमार अगर कहीं भी मेरी वीडियो देख रहे हो भाई, तो आपके अंदर ये वाला विकार आ जाएगा, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। उस दिन तो मैंने लताड़ दिया था, लेकिन समझ जाना, ठीक। तो अपना ध्यान यहाँ पर लगाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, अटेंशन डेफिसिट, ठीक है। यानी कमी हो जाएगी आप में अटेंशन की, ठीक है। फिर पूरे टाइम यही ढूंढते रह जाना, पेपर वेपर पास नहीं हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। और बहुत ज्यादा कैसा रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है। बहुत मैसेज कर रहा था, आ जाओ आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ। अच्छा, उधर से वो कुछ नहीं बोल रही थी, उसको जो लड़की थी मुस्कान थी, वो ही लगा पड़ा था अपने आप ही करने के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा तड़ातड़ मैसेज भेजा जा रहा था, मेरी नजर पड़ गई एकदम उसके ऊपर। तो कैसा था, हाइपर एक्टिव था, बहुत जल्दी जल्दी मैसेज कर रहा था, एक बार ही कर देता भाई, ठीक है। तो ठीक है भाई, क्या नाम था, राजकुमार। अब पता नहीं कौन सी विरासत का राजकुमार था। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर ये वाला काम रहता है, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा आवेगशीलता उनके अंदर ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अब ऐसे बच्चों का क्या काम करना है, उनके लिए अनुकूल पद्धति कौन सी होगी? तो राजकुमार के लिए तो भाई अनुकूल पद्धति ये होगी कि मुस्कान एक तो उसको मैसेज कर दे कि आज के बाद मेरे पास मैसेज मत करियो। और दूसरी, अगर कोई ऐसा बच्चा है ADHD वाला, तो उनके लिए अनुकूल पद्धति क्या होगी? 4 ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पर है, ये बताओ इनमें से 4 क्या होगा?
विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस प्रकार का है तो खड़े करके कार्य दे दो। ठीक है, अगर बैठेगा तो कभी इधर उधर एक्टिविटीज करेगा, तो खड़ा रहेगा तो थोड़ा अपना ध्यान अटेंशन में लगाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल के अंदर रहते थे, तो स्कूल के अंदर बच्चे क्या काम करते, जब हम डेस्क पर बैठे रहते थे, एक दूसरे की मतलब आपस में वैसी मजे करने लग गए, एक दूसरे का मारने लग गए, एक दूसरे की कॉपी कर ली, तो टीचर क्या काम करती थी, खड़े हो जाओ तुम, चलो तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। तो डेस्क पर खड़े कर दिए, या आपने हाथ खड़े कर दिए, हाथ ऊपर करके खड़े कर जाओ, तो थोड़ा ध्यान फिर लगता था बोर्ड पर, जब थोड़ी बहुत सजा दी जाती थी। तो थोड़ा इसको ले सकते हैं हम, ठीक है, पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना, देखो जो बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, ठीक है, और आवेगशीलता बहुत ज्यादा रहेगी, तो जो भी एक काम रहेगा ना, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। पता है क्या काम करेगा, एक काम निपटा, फिर उसको उसको निपटा के फिर दूसरे में करेगा, फिर तीसरे में करेगा, फिर चौथे में करेगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ठीक रहेगा। कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समयावधि तय करना। सख्त वर्ड तो हमको यूज करना ही नहीं है किसी भी प्रकार से बच्चों के लिए। ठीक है, एक समय पर एक कार्य देना, एक समय पर एक कार्य, हाँ ये कर सकते हैं कि अगर हम उनको एक समय पर एक कार्य दे, ठीक है, क्योंकि कई सारे कार्य देंगे बच्चा वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा, एक करेगा फिर कभी एकदम दूसरे की तरह भागेगा, तो ये काम हम नहीं कर सकते। तो पहला, दूसरा और चौथा आंसर सही हो जाएगा। यहां पर शायद ऑप्शन के अंदर कुछ गड़बड़ी है, पहला इसको दूसरा कर लो इंग्लिश में, ठीक है ना, हाँ पहला, दूसरा, चौथा आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा आवेगशीलता वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, वह क्या कहलाती है। अब देखिए, लेव वाइगोत्स्की का आपने पढ़ा होगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, इसके ऊपर पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। यूट्यूब पर सर्च मार के देख लिया करो, जितने भी आपके टॉपिक है, जितने भी नए नए मैंने वीडियो बनाई है ना, ठीक है, क्योंकि टॉपिक की वीडियो मैं अलग करा रहा हूं क्वेश्चन आंसर वाली, और मिक्स वाली मैं अलग करा रहा हूं। तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया सामाजिक सांस्कृतिक आपका सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर इन्होंने एक अंतर्मन विकास का भी एक कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अंतर्मन विकास के कंसेप्ट के अंदर इन्होंने एक दिया था इंटर सब्जेक्टिविटी के नाम से एक कंसेप्ट दिया था। हालांकि उसके अंदर अंतर्मन विकास के लिए इन्होंने डेवलपमेंट के लिए तीन चीजें बताई थी, सोशलाइजेशन, इंटर सब्जेक्टिविटी और इंटरलाइजेशन। ठीक है, तो हमको बात करनी है इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करनी है। किसकी बात करनी है, इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करनी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, तो उन तीनों में से एक आ गया आपका इंटर सब्जेक्टिविटी आ गया। इंटर सब्जेक्टिविटी के अंदर देखो, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। इंटर सब्जेक्टिविटी के अंदर जो बच्चा अपने ज्ञान को अर्जित करता है, ज्ञान को एक्वायर करता है, वो कैसे एक्वायर करता है, वो जो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनकी हेल्प लेता है, उनकी हेल्प लेके फिर अपने ज्ञान को अर्जित करता है। ठीक है, यानी यहां पर उनके ज्ञान की, उनके उसकी जो समाज के अंदर लोग हैं उनके सपोर्ट की यहां पर बच्चों को जरूरत पड़ती है इंटर सब्जेक्टिविटी के अंदर। ठीक है, जैसे दो भागीदार जो एक काम को अलग अलग समझ से शुरू करते हैं, बाद में एक साझी समझ पर वो पहुंच जाते हैं, तो कह सकते हो कि यहां पर वो इंटर सब्जेक्टिविटी मतलब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। दो भागीदार मतलब बच्चा हो जाएगा, या समाज के अंदर कोई भी टीचर हो जाएगा, उसके पेरेंट्स हो जाएंगे, तो इस तरीके से आंसर नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। जेडपीडी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये सब मैंने आपको बता चुका हूं, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का डिफरेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो पर्टिकुलर जाके देख लेना, सारा एक्सप्लेन मैंने उसके अंदर किया हुआ है। ठीक, चलिए यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो, ठीक है, वरना प्लेलिस्ट देख लो, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बताई हुई है सारी चीज आपको। किसी प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरत के अनुकूल बनाता है, तो किसके कौन सी पद्धति है वो आपको बतानी है। व्यवहारवादी, व्यवहारवादियों में क्या होता है, आज की डेट के अंदर व्यवहारवादी आपकी डिनाई कर दी गई है, चल नहीं रही है। ठीक है, आज की डेट क्या मतलब काफी पहले इसको डिनाई कर दिया गया। व्यवहारवादी की जगह अब चल रहा है आपका रचनात्मक चल रहा है आपका, ठीक है, रचनावादी चल रही है, कंस्ट्रक्टिविज्म चल रहा है। तो ये तो अब आपकी अपना अपना मतलब क्या बोल रहा हूं मैं भी, अब तो ये आपकी प्रचलन में नहीं है, क्योंकि आपकी टीचर सेंटर्ड थी, अब चल रही है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बाल केंद्रित आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म चल रही है। तो ये तो आपकी वैसे भी नहीं रहेगी। ठीक है,
तो अगली देखते हैं, शिक्षक केंद्रित ये भी नहीं रहेगी, प्रगतिशील। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, जहां पर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्षमताओं के अकॉर्डिंग बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए, तो वो होती है आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा की बात करी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या काम करता है, आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा, परीक्षा केंद्रित भी आपकी नहीं मानी जाएगी। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर। अगला देखिए आपको क्या कहता है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला देता है आपको, कथन दिया हुआ है, अजर्सन आपको दिया हुआ है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। व्यवहारवादी इस बात को नहीं कहते थे, व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती कि बच्चा जो होता है ब्लैंक पेपर के समान होता है। ठीक है, लेकिन जब बाद में आपका कोग्निटिविज्म आया, जब बाद में आपका कंस्ट्रक्टिविज्म आया, तो इन्होंने डिनाई कर दिया था इस बात को। इन्होंने कहा था कि नहीं, बच्चा जो है ना ब्लैंक पेपर के समान नहीं होता। जब बच्चा स्कूल में आता है तो बच्चा स्कूल में अपनी मातृभाषा लेकर आता है, अनुभव लेकर आता है, अपने दृष्टिकोण लेकर आता है। ठीक है, तो ये बात होती है कि बच्चे में सीखने की अपनी एक क्षमता होती है। ठीक है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब यहां पर इसमें तर्क ये दिया है कि शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं वह बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को प्रभावित करती है। ये भी बिल्कुल सही है, बच्चे की अपनी अपनी मान्यता है सीखने के प्रति। आप लोगों की कुछ मान्यता है, कोई कहता है हमको हिंदी में पढ़ना है, कोई कहता है हमको इंग्लिश में पढ़ना है, कोई कहता है आराम से पढ़ाओ, कोई कहता है तेजी से पढ़ाओ। ठीक है, कोई कहता है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाओ, कोई कहता है इसका कलर चेंज कर दो, ब्लैक पर पढ़ाओ। तो सबके अपने अपने तरीके हैं भाई। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, मान्यताएं और उनकी जो आप लोगों की अपेक्षाएं होती है, ये सीखने को प्रभावित करती है। ठीक है, जो भी बच्चा होता है सीखने को प्रभावित करती है। अब देखिए, सभी की आवश्यकता है तो फुलफिल नहीं की जा सकती, तो एज ए टीचर जितना भी पॉसिबल होता है वो टीचर अपने लेवल से उस काम को करता है, बट सीखने को प्रभावित जरूर करती है। ठीक है, तो यहां पर ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है आपके ए की। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर। अगला देखिए सामने आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन को प्रभावी करने का तरीका कौन सा है? ठीक है, सीसी की यहां पर बात की जा रही है। देखिए, सीसी जो आपका लाया गया, इसलिए लाया गया आपका, पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, क्योंकि कई बार आपको बता चुका हूं, इसके ऊपर पर्टिकुलर डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, बताओ जल्दी। ठीक है, अच्छा, अगर ये और बता सको कि सीसी के अंदर आपके जो असेसमेंट है वो कौन से है और कितने परसेंटेज उनकी मात्रा, अच्छा बता दोगे। यहाँ पर पेड वाले भी तो होंगे कुछ बच्चे, बस मुझे बता दो किस साल लाया गया और क्या नाम है, किसके द्वारा लाया गया, बस ये बता दो। ठीक है, देखिए सीसी के अंदर क्या होता है, बच्चे का कंटिन्यूअस मूल्यांकन किया जाता है और कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों को ही शामिल किया जाता है। जो बच्चे के पढ़ने के सब्जेक्ट होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, और जो बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। ठीक है, यानी बच्चे के एक तो करिकुलर एक्टिविटीज होती है, बच्चे की आपकी करिकुलर एक्टिविटीज होती है, और बच्चे की आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। ठीक है, बच्चे की आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, तो दोनों को ही इसके अंदर शामिल किया जाता है। करिकुलर के अंदर जो भी बच्चा जाके स्कूल में पढ़ता है, सब्जेक्ट पढ़ता है, वो सब आपकी करिकुलर के एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगी। को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर बच्चा कोई गेम्स के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करता है, उसके अलावा जो अपने एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन करता है, क्विज वगैरह में पार्टिसिपेशन करता है, ये सब आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आ जाती है। तो आपके सीसी के अंदर इन दोनों का ही समावेशन देखने को मिलता है। जो आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है ना, वो व्यापक जो टर्म है, इसके अंदर दोनों ही का आपको समावेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सीसी को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही है, समय समय पर उनका बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, 2009, ठीक है भाई, किसके द्वारा लागू किया गया? ठीक है, साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना, जी नहीं, सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए मानकीकृत, मानकीकृत को तो देखते गलत, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जिसमें आप लोग सभी सही दे रहे हो। ठीक है, अच्छा अच्छा, दे दिया भाई। रागनी यादव ने सही दे दिया आंसर।
40%, 60%। अच्छा रागिनी, कमेंट में बताओ ये कहाँ पढ़ा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखे, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्न में से कौन सा प्रश्न मैथ प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर आपके क्रिटिकल थिंकिंग की, यहाँ पर बात हो रही है। देखिए मैंने आपको बताया क्रिटिकल थिंकिंग सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट के अंदर जो चल रही है वो चल रही है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, यहां पर चल रही है। ठीक है, कौन सी चल रही है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यहां पर चल रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर जी मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, अरे तेरी। ठीक है, देखो क्रिटिकल थिंकिंग की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में माना गया है। एनईपी 2020 में मैं बार बार कहता हूं इसको बढ़ावा देने की बात करता है। क्रिटिकल थिंकिंग जब भी आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, क्रिटिकल थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिसके अंदर बच्चा अपने खुद दिमाग का यूज करके एक खुद डिसीजन ले पाए, ना कि किसी की बात को, सुनी सुनाई बात को उसको फॉलो कर सके। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिसके अंदर आपकी क्या देखने को मिले, क्रिएटिविटी देखने को मिले, यानी कि रचनात्मकता देखने को मिले, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिसमें आपको समस्या के एक से ज्यादा समाधान देखने को मिले, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। जिसके अंदर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन देखने को मिले, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ठीक है, तो ये सभी आपके क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको दिया है कि क्रिटिकल थिंकिंग को कौन बढ़ावा देता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, और ये बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, सीटेट के एग्जाम में, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला ऑप्शन हमेशा वो ऑप्शन होगा जिस ऑप्शन के द्वारा एक से ज्यादा आंसर निकलेंगे आपके। ठीक है, जैसा अगर मैं कहूं तो उन्होंने कहा कि सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है, तो मैं वो कह रहा है कि अब क्या करो, तो मैं यहाँ पर उसको कई सारा आंसर दे सकता हूँ कि भाई एक काम कर तू भी अपना शादी कर ले, या भाई एक काम कर दीवार में अपना सर फोड़ ले, या मैं कहूंगा कि सर नीचे कर ले पैर ऊपर कर ले, या भाई एक काम कर अपने घर वालों को बता दे। तो मैं उसको एक से ज्यादा आंसर दे रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आंसर देखने को मिले, तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में खाली एक ही आंसर देखने को मिले, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग का कभी भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब उसकी जो भी थी वो छोड़ के चली गई, अब उसकी तो शादी हो गई, तो अब वो क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं बन सकती, क्योंकि उसका तो फुल स्टॉप लग गया, जो भी वो थी XYZ छोड़कर गई उसको। ठीक है, तो अब देखती है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था, तो यहां पर खाली एक ही आंसर होगा, किस वर्ष में हुआ था, बताओ किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, अब इसकी बात टेलीफोन पर भी नहीं हो सकती उसकी। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं, बताओ जल्दी से, भारत में कितने राज्य है, ईवीएस के अंदर क्वेश्चन आता है। यूटी भी बताओ और उसके अलावा टोटल स्टेट भी बताओ। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, बताओ प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, ये भी बताओ। ठीक है, तो इनके सभी का आंसर एक ही आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं होगा। जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि आपका जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं, यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। यहां पर आप लोग अलग अलग एग्जाम्पल बता सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग के। जैसे उसके लड़के की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर भग गई, तो क्या हो गया कि सर वो उसकी गर्लफ्रेंड ही छोड़कर क्यों उसको भग गई, उसकी शादी हो गई। ठीक है, वहां पर दूसरे की भी तो हो सकती है, तो सर आप उसको क्यों कह रहे हो, ठीक है, लड़की को क्यों कह रहे हो, लड़कों के भी तो कहिए। तो मैंने तो किसी को कही भी नहीं है, मैं तो, ठीक है, मैं तो दोनों की ही साथ हूं, दोनों के पक्ष की बात कर रहा हूं। तो अगर मान लीजिए वहां पर कोई ये कह दे कि भाई लड़की की शादी होगी, लड़के को छोड़ दिया, और लड़कियां तो ऐसी करती है, तो समझ जाना वो जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। लड़के भी तो अपना शादी कर लेते हैं ऐसे किसी लड़की को छोड़ के। ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप को इस तरीके को खत्म करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल आंसर वाले जो आपके एग्जाम्पल